को लाभ देने के बजाय जन सूचना अधिकार के आवेदकों को लाभ देने के बजाय वो जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीली अधिकारियों को ज्यादा लाभ देने की कोशिश करते हैं। तो क्या निखिल डे जी का इस संबंध में क्या सुझाव रहेगा कि हम लोग कैसे राज्य सूचना आयोग के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? और अभी हम लोग प्लान बना रहे थे कि हम लोग राज्य सूचना आयोग को भंग करने की अपील करेंगे, मांग करेंगे, और उससे तो इस संदर्भ में क्या किया जा सकता है और उनके खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? क्योंकि हम सभी लोग सीमित दायरे में हैं और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग की पहुंच नहीं है। तो क्या इस संबंध में हम लोग और कर सकते हैं कि जिससे कि राज्य सूचना आयोग अपने प्रति ज्यादा जवाबदेह हो और उसमें उन वो सूचनाओं को अधिक से अधिक सूचना दे पाए? जी। निखिल डे सर जुड़े हुए हैं और हम निवेदन करेंगे कि यदि वो बिजी ना हो तो आपके प्रश्न का वो जवाब देने का कष्ट करें। मुझे लगता है कि वो शो तो कर रहा है, जुड़े हुए हैं, निखिल डे जी भी जुड़े हुए हैं, राहुल सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, बट हमें लगता है कि आज का जो दिन है वो कुछ ऐसा है जो काफी इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी हमारी ये सिस्टर आ गई हैं और वो जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं और बोलें कि थोड़ा राखी बदवा लीजिए, तो हमें यहाँ पे थोड़ा ऑफ करके उधर जाना पड़ेगा, तो आवाज नहीं आएगी। तो हम कुछ ऐसे ही मान रहे हैं, तो ठीक है केएम भाई जी, हम इस प्रश्न को, बहुत व्यापक प्रश्न है आपका, और अपन इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। और दिस इज नॉट जस्ट लास्ट मीटिंग, वी विल हैव continuous and repeated meeting on these issues, so we will certainly discuss about this। और अभी कार्यक्रम में हम आत्मदीप सर यदि कुछ बोलना चाह रहे हैं तो स्वागत है आत्मदीप सर। वैसे ये प्रश्न तो उतना ही मतलब जवाब तो चाहे निखिल डे सर दें या राहुल सर दें, आप दें, हमें लगता है कि ये उतना ही सार्थक जवाब रहेगा। और आप ही एक पूर्व राज्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं हमारे मध्य प्रदेश के, तो शायद ज्यादा बेहतर आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नहीं, सही है जी, कोई भी दे सकता है, ऐसा कोई बिल्कुल आत्मदीप सर आपको इसका जवाब देंगे। देखिए, आयोग को भंग करने की मांग करने से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। उसकी जगह आयोग में जो हम चाहते हैं वैसे सुधार हो, अंधेरगर्दी बंद हो, उस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। और उस दिशा में हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया है माननीय अरुणा राय जी ने और निखिल डे ने। अरुणा जी ने एक तो ये कहा कि हर 6 महीने में हर सूचना आयोग के बारे में जन सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि अगर ये सुनवाई सूचना आयोग के दफ्तर के आसपास ही कहीं टेंट लगा के या खुले मैदान में हो तो ज्यादा अच्छा है। उसमें आयोग से सब पीड़ित लोगों को और सुना जाए और वो सबकी भावनाएं फिर आयोग तक और शासन तक पहुंचाई जाए। दूसरा, जैसा केएम भाई बता रहे हैं कि हमारा मानना तो ये है कि सूचना आयोग क्यों बने हैं। सूचना आयोग में बैठे लोगों को सबसे पहले इस पे अपने अंतर्मन में विचार करना चाहिए। सूचना आयोग क्यों बनाए गए हैं, क्यों सूचना आयुक्तों को लाखों रुपए की तनख्वाहें, सुख सुविधाएं दी जा रही। यह सूचना आयोग की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि कानून बनाने वालों ने ये पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि सरकारी अमला नौकरशाह सूचना देने से टाल मटोल करेंगे, बहानेबाजी करेंगे। उनको इस बहानेबाजी को उनकी काम न कर पाए और लोगों को चाहिए गई सूचना मिले, इसलिए इन बहानेबाज टोल मटोली करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ सुनवाई की व्यवस्था हो, उनको दंड देने की व्यवस्था हो ताकि वो आरटीए एक्ट के प्रावधानों का पालन करें। इस उद्देश्य से सूचना आयोग बनाए गए कि सूचना आयोग का ये काम है कि वो अधिक से अधिक लोगों को सूचना दिलाए और जिनको सूचना नहीं मिल रही उनकी सुनवाई करके सूचना दिलाए और न देने वालों को दंडित करे। तो आयोग में बैठने वालों को ये अपने आप को समझना चाहिए कि उनके पद की, उनकी हैसियत की सार्थकता ही इसमें है कि जिस उद्देश्य से उनको आयोग बनाए गए हैं उसको वो फुलफिल करें, न कि लोग सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी की तरफ टाल मटोल करें या सूचना न देने के बहाने खोजें। ये सब काम तो निचले स्तर पे हो चुका होता है। लोक सूचना और अपीलीय अधिकारी के स्तर पे जो कानून की अवहेलना होती है उससे पीड़ित होकर तो आदमी सूचना आयोग आता है। अगर वहां भी वही व्यवस्था दोहराई जाएगी तो फिर सूचना आयोग के होने का कोई अर्थ नहीं। उसके पूरे संवैधानिक औचित्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये अच्छा जन सुनवाई का सुझाव है। और दूसरा है इसके खिलाफ उनके जो जो भी इस तरह के केएम भाई बता रहे हैं फैसले हैं जो आरटीए एक्ट के प्रावधानों के
खिलाफ हैं, अन्याय संगत हैं, उनको किसी उचित माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए, हाई कोर्ट में खास करके। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में भी हैं ऐसे एडवोकेट जो बिना किसी शुल्क लिए जनहित में ऐसे केस लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हर हाई कोर्ट में इस तरह के लोग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो उनकी मदद हमको लेना चाहिए। और इस काम में निखिल डे जी और अरुणा राय जी का ग्रुप से भी कई अच्छे एडवोकेट जुड़े हुए हैं, उनकी भी मदद ले सकते हैं। और दूसरा एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात केएम भाई ने तो यूपी की बात की, मैं राजस्थान की बात करता हूँ, जहाँ से ये सुरेंद्र जैन जी आते हैं, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं कई मामलों में और अभी तक निराश नहीं हुए। इनसे हमें सबक लेना चाहिए। देखिए, जिस राजस्थान में हुए जन संघर्ष, 15 सालों के जन संघर्ष के कारण हम सबको सूचना का अधिकार मिला, ये कानून बना, उसी राजस्थान में सूचना आयोग किस बदहाल स्थिति में है उसका चित्रण अभी जोधपुर के सुरेंद्र जैन ने किया। जबकि अरुणा जी और निखिल जी और इनके साथी तो राजस्थान से बहुत दिल से, नजदीक से जुड़े हुए हैं और अभी भी उनके वहां किसी न किसी रूप में उनके संगठन का काम चलता है। इसके बावजूद ये स्थिति है। लेकिन उन्होंने संघर्ष करके फिर भी जैसे जन सूचना पोर्टल का काम शुरू कराया। अभी वीरेश बेलूर जी ने बताया कर्नाटक में भी इस तरह का सूचना पोर्टल की पहल शुरू हो गई है। तो हम लोग प्रयास करेंगे तो इस तरह के निदानात्मक समाधान कारक उपाय भी निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में भी वीरेश बेलूर जी से बात करके, राजस्थान के साथियों से बात करके जन सूचना पोर्टल के लिए पहल की जा सकती है, शासन के स्तर पे दबाव बना के, जिससे आरटीए की का उपयोग करने की जरूरत एक हद तक कम हो जाती है। धारा 4 की तरह आपको स्वतः सूचनाएं प्राप्त हो जाती है इस पोर्टल के माध्यम से। हालांकि राजस्थान के जन सूचना पोर्टल के बारे में भी हमारे फेसबुक पे कई साथियों ने शिकायत की कि ये वैसे नहीं चल रहा है या उस तरह की जानकारियां इस पर नहीं दी जा रही है कुछ मामलों में जैसी घोषणा की गई। लेकिन ये व्यवस्थागत कमियां खामियां तो हमारे यहाँ हमेशा रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है जो केएम भाई ने कहा उस संदर्भ में कि इस राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के सूचना आयोगों की बुरी स्थिति होने की एक बहुत बड़ी वजह है, एक तो सूचना आयुक्तों के चयन में किसी मेरिट का आधार न रखा जाना। जिसको सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं उसको सूचना आयुक्त के पद पे बिठा देते हैं, उसकी मेरिट पे उसका पिछला परफॉर्मेंस क्या रही, जिस भी रूप में वो काम करता था, वकील था या पत्रकार था या सरकारी नौकर था, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या रही उस पद, उसको देखे बिना हर किसी को बिठा देना। और हालत ये है कि उन लोगों को सूचना के अधिकार कानून की और सूचना आयोग को जितनी शक्तियां प्राप्त है उन तक का उनको ज्ञान नहीं होता है 5 साल पूरे होने के बाद भी। पिछली बार हमने एक हमारे साथी सूचना आयुक्त अनुभव दिया था, उदाहरण बताया था कि उन्होंने खुद अपने मुंह से हमें बताया कि मैंने अंग्रेजी में आरटीआई पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, हिंदी में पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, अब मैं अपने राज्य से अपनी मातृभाषा में एक किताब मंगाई है, शायद वो पढ़ लूँ तो मुझे समझ में आएगा एक। और उनका स्टाफ भी वो सारे उनके मामले देखता था, वो पकड़ की तनख्वाह लेते थे। ऐसे भी उदाहरण है। तो हम सबको मिलकर इस वेबिनार में आगे प्रस्ताव पास करके और अलग अलग मंचों पर आवाज उठा के इसके लिए भी दबाव बनाना चाहिए कि कोई मेरिट बेसिस पे जो आरटी एक्ट में पात्रताएं तय की गई सूचना के संदर्भ में, उनके परिप्रेक्ष्य में कोई मेरिट के आधार पर सूची सार्वजनिक हो। और दूसरा, जब एक आईएएस का और आईएएस और आईपीएस से लेके मतलब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से लेके एक बाबू लेवल तक के लोक सेवक के लिए ज्वाइन करने से पहले उसके प्रशिक्षण होता है कि आपको किस तरह काम करना है, क्या संबंधित नियम कानून है, नियम सेवा नियम है। लेकिन सूचना आयुक्त जो मुख्य सूचना आयुक्त, अब जिसको अतिरिक्त मुख्य सूचना आयुक्त के बराबर कर दिया, इतना बड़ा दर्जा आपको शासन ने दिया है इस कानून में, उनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो सीधे सीधे कुर्सी पे बैठ के और काम शुरू कर देते हैं। हमारा अनुभव ये कहता है ज्यादातर सूचना आयुक्त बनने के बाद आरटीआई एक्ट की किताब पढ़ते हैं, प्रावधान पढ़ते हैं कि ये एक्ट है क्या, ये स्थिति है। तो ये स्थिति बदलने के लिए हमको पढ़ते हैं कि नहीं, मंत्र के माध्यम से आवश्यक दबाव बनाना चाहिए। जी सुरेंद्र जी, आप पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ वो भी किताब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, उनके सहयोगी ही सारा काम कर देते हैं, उनको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको तो तनख्वाह मिल रही है, गाड़ी मिल रही है,
जो संसाधन मिल रहे हैं उसका उपयोग करना है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि हम ये काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और मैं तो मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों से मिलता रहता हूं और काफी डिस्कशन करके सॉल्यूशन की बात करता हूं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ हाँ जैन साहब हाँ 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 बात करके किसी तरह से हम कमेटी बना रहे हैं। हम शिवानंद जी हमने मुख्य सूचना आयुक्त से मिले तो उन्होंने कहा मैं एक कमेटी गठित कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों का नाम प्रपोज कर रहा हूँ। मैंने ही सुझाव दिए थे, कुछ भेजे थे सुझाव कार्य प्रणाली के लिए, और सिर्फ साल भर साल निकलते रहते हैं, कार्य आगे नहीं बढ़ता है। आम लोगों की तकलीफें सबसे बड़ी है, हम लड़ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जो एक गांव का आदमी आता है उसको एक वास्तविक सूचना की जरूरत है, वो एक तड़पता रहता है। ऐसे कई देखे मैंने, मेरे को दया आती है कि कैसे ये सूचना आयोग का सुधारा होगा। संवैधानिक पद दे दिया गया, इसकी कंप्लेंट करने का इसका दायित्व कोई निर्भर कहीं नहीं है। सिर्फ एक राज्यपाल को खुद किसी को नियुक्ति करवाने में सहयोग करते हैं, तो फिर कैसे होगा? 11 बजे से 2 बजे तक कार्य चलता है और बाद में बंद और घर रवाने। तो ये कैसे हम करें कि इसको सुधार सके? रंजन जी पूरी तरह से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यहाँ पे राहुल सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, पर शायद उनका ऑडियो और वीडियो ऑफ है। अभी उनका एक प्रकरण था रीवा के परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने एक डिसीजन दिया था जिसमें कोई अतुलेश कुमार है यहाँ एक ब्लॉक के, और उनको जानकारी नहीं टाइम पर मिली तो सचिव के ऊपर राहुल सिंह जी ने 2000 रुपए का जुर्माना किया। वैसे उसके ऊपर तो जुर्माना बनता था 25,000 रुपए का शायद, क्योंकि वो टाइम बाउंड है, उसके आगे जाकर के मतलब इफ यू काउंट की 250 रुपए पर डे के हिसाब से तो वो उतना बन जाता है जाकर के। तो शायद ये समझ करके चलो रोजगार सहायक है, सचिव है, इतना कमाई धमाई नहीं होगी और इसको कम पे वो लगा दो, तो वो व्यक्ति जाकर के, आपको पता है वो 2000 रुपए में भी जाकर के हाई कोर्ट से स्टे ला लिया है। और जिस पिछले सप्ताह हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि रिट पिटीशन इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द पब्लिक अथॉरिटी कैन नॉट फाइल द रिट इन द हाई कोर्ट, और ये हम इसका डिस्कस किए और शैलेश गांधी सर ने इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसकी एडवोकेसी की, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया अपने तमाम उसके माध्यम से, और हम बहुत एक माहौल बना था और उस पर ये चीजें आ गई। तो अब ये चर्चा का विषय था कि भाई 2000 रुपए, अब देखिए हाई कोर्ट को क्या 2000 रुपए का फाइन, वो 2000 रुपए का वो फाइन लगाया, वो 2000 रुपए का फाइन लगाना क्यों आवश्यक था? क्यों उसमें सॉरी मतलब हाँ क्यों मतलब आयोग ने जो लगाया वो क्यों आवश्यक था? और उन्होंने जो स्टे दिया वो स्टे देना क्यों आवश्यक था? क्या 2000 रुपए की स्टे लेने के लिए आपको 10,000 रुपए तो कम से कम खर्च करने पड़ेंगे वकील को पकड़ करके हाई कोर्ट में? शिवानंद जी एक चीज बताइए, जो ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टे तो किस आधार पे स्टे दे दिया? रिट मेंटेनेबिलिटी पे तो डिस्कशन हो गया था, पर स्टे ग्रांटिंग पे डिस्कशन नहीं हुआ था। स्टे किस आधार पे दे दिया गया? द्विवेदी साहब किसी पे भी स्टे दे देते हैं, द्विवेदी साहब किसी पे भी स्टे दे देंगे। जी नहीं, किसी पे भी स्टे नहीं दिया जा सकता, किसी भी चीज पे जो चाहे करते हैं। अरे कैसे करते हैं सर? उसके लिए देखिए शिवानंद जी एक चीज बताइए, शिवानंद जी ध्यान दीजिए, इस विषय पे अलग से एक वेबिनार होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। क्योंकि आपके वकील कितने क्लेवर हैं, वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से हाई कोर्ट में बैठे जज साहब उन्होंने। शिवानंद जी देखिए ऐसा नहीं होता, देखिए कानून में एक आपको समझने की जरूरत है। हाई कोर्ट का एक प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजर है, और जब रिट जुरिडिक्शन की बात होती है तो जब हम स्टे की बात कर रहे हैं वहां पे भी एक प्रोसीजर फॉलो हो सकता है। मुझे लगता है आपको इंट्रीम तो मिल सकती है सर, आपको शिवानंद जी आपको इंट्रीम तो मिल सकती है। सिंगल प्रोसीजर दे, आप ये बात मान के चलो, आपको इंट्रीम तो मिल सकती है, आपको इंट्रीम मिल सकती है, बट फाइनल ऑर्डर आपको नहीं मिल सकता। तो भाई अगर राहुल जी ने अगर सर राहुल सर 10 साल सर सबको पता है स्टे फाइनल नहीं ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन जब आवेदक है सर जाकर के उस बात को यार देखेगा आयोग तो पाएंगे ना। नहीं शिवानंद जी आप समझो ना, नहीं सर मेरिट पे स्टे सुना जाना है। कमीशन से आप एक चीज समझना, के बारे में अगर बताएं तो आप भी चौंक जाओगे। 13 साल के लड़के के लिए और रेगुलर ऑर्डर किया गया, हाई कोर्ट जबलपुर ने किया है 13 साल के लड़के का अपॉइंटमेंट का। सर चौंक जाएंगे आप, 13 साल के लड़के का हाई कोर्ट ने रेगुलर ऑर्डर बोला है करने के लिए। हाँ सर वो हो सकता है, हाई कोर्ट हैज द कॉम्पिटेंस। देखिए हम
सर आप समझो ना, हम किसी अथॉरिटी को चुनौती नहीं दे सकते, आपको समझने की जरूरत है। तो भाई आपका फंडामेंटल राइट तो हनन हो गया ना, 13 साल के लड़का कैसे अपॉइंट हो सकता है? चलिए आपको कार्रवाई करने के अगेंस्ट आपने उसको अपॉइंट करवा दिया। सिंह जी जो वकील भी छोटे मोटे नहीं थे, महाधिवक्ता जैसे लोग थे। हाँ बस वही बात है ना भाई, महाधिवक्ता खड़े होंगे, एजी एडवोकेट जनरल खड़े होंगे, बताइए तो उनको तो यार चेहरा देख के हाई कोर्ट में जो स्टे होता है चेहरा देख के होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आई एग्री, फुली एग्री विद यू। ओके प्लीज आस्क। आपको बोलोगे जिस कोर्ट को बोलोगे उस कोर्ट का आपको एविडेंस दे देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। सर हाई कोर्ट में रिट दाखिल ही सिग्नेचर देख के होती है, अदरवाइज आपकी रिट ही मेंटेनेबल में दाखिल नहीं होती है। आप पता ही नहीं है आपको। सब आप जानते हैं। सर देखिए, मेन अगर आरटीआई पे बात करें तो आरटीआई में मेन बात होती है दस्तावेज की। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? आपको साक्ष्य एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन 74 में, सभी दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। सर केवल चर्चा पे रहे, और क्योंकि सब शिवानंद जी ने इतने आज के दिन भी इसको बना के रखा है, तो कृपया इसको बना के रखें। हाँ जी, AK सिंह जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आपका कोई प्रश्न था, आपने कहा था, और दिसंबर जी भी हैं। सर मेरा ये था सर मेरा ये प्रश्न ये था कि आरटीआई जो अपन लगाते हैं, अपन दस्तावेज मांगते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिक के डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? वो साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है सेक्शन 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट। वो सभी डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं जिस पर सरकारी अधिकारी के द्वारा कार्य किया जाता है। इनफैक्ट कि अगर दो पब्लिक प्राइवेट आदमी के बीच में एग्रीमेंट होता है, अगर वो नोटराइज होती है तो वो भी डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाती है। तो फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ये कैसे प्राइवेट हो जाती है आरटीआई में आने के बाद? आरटीआई में क्या कुछ स्पेशल से क्या मूल नियमों को चेंज कर? देखिए AK सिंह जी, आपको आरटीआई को सूचना अधिकार कानून को समझने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत मामले आपको जरूर दिए जाएंगे। अगर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, आप मांग सकते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल का आपके पास जनहित क्या है इंडिविजुअल का मांगने के लिए? नहीं, इंडिविजुअल का नहीं, मैं तो डॉक्यूमेंट मांगूंगा, उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट। नहीं सर सूचना, आप जो डॉक्यूमेंट की बात कर, पब्लिक डॉक्यूमेंट, आप सूचना का अधिकार का जो पहला सेक्शन है 2 में ही आप पढ़ेंगे तो पब्लिक डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा अपने को? भारतीय संविधान में कहीं भी कहाँ मिला है? वो साक्ष्य एक्ट में है। आप लोग अपने आप में डिस्कशन ना करें, इसमें आत्मदीप सर स्वयं आपको जवाब देंगे। उनके पास ऐसे बहुत सारे मैटर आते थे, आत्मदीप सर इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज सर। सॉरी, मैं थोड़ा बीच में मिस कर गया, कुछ पढ़ रहा था। तो मुख्य मुद्दा क्या है शिवानंद जी? हाँ AK सिंह जी, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, सर पब्लिक डॉक्यूमेंट बस। देखिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में आरटीआई के तहत जो भी मामले हैं उनमें हमें सिर्फ साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान देखने की आवश्यकता नहीं। आरटीआई एक्ट की धारा 22 में ये प्रावधान किया गया है कि ये आरटीआई एक्ट बाकी सब कानूनों पे और नियमों पे सर्वोपरि प्रभाव रखेगा, ओवर राइडिंग इफेक्ट रखेगा। तो मान लीजिए जैसे हमारे सामने एक केस आया, पुलिस थाने का रोजनामचे की किसी ने आरटीआई में मांग की। पुलिस ने ये कहा कि ये हमारा गोपनीय दस्तावेज है, साक्ष्य अधिनियम में भी, पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत भी, तो हम नहीं दे सकते। प्रथम अपीलीय अधिकारी एसपी ने भी यही निर्णय दिया। जब हमारी कोर्ट में मामला आया तो हमने कहा कि आप क्यों नहीं दे सकते, ये किस तरह से गोपनीय दस्तावेज सिद्ध करिए। तो जो पुलिस अधीक्षक हमारी कोर्ट में आए, उन्होंने कहा कि ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट की कॉपी है और उसमें ये लिखा है कि ये गोपनीय है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता रोजनामचे को पुलिस थाने का। हमने कहा पुलिस रेगुलेशन एक्ट एक विभाग का एक तरह से चार्टर है, नियम है, लेकिन आरटीआई एक्ट तो बाकी सब कानूनों से ऊपर है, वो नियम तो बहुत नीचे आता है इसके। और आरटीआई एक्ट के तहत रोजनामचा एक हमारी दृष्टि में पब्लिक डॉक्यूमेंट है। केवल धारा 8 के उसी प्रावधान की स्थिति में वो संवेदनशील है और नहीं दिए जाने योग्य है, जब उसमें कोई संवेदनशील सूचना हो। तो आप हमें उस रोजनामचे की कॉपी बताइए जो मांगी गई है, हम देखेंगे कि उसमें क्या ऐसी सेंसिटिव सूचना है। जब उस रोजनामचे की कॉपी देखी तो उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जिसको छिपाया जाए। हमने आदेश दिया कि इसको सूचना के अधिकार की धारा 22 के तहत चूंकि आयोग को ये ओवरराइडिंग राइट प्राप्त है, तो उसके तहत इसको जानकारी दी जाए। पुलिस रेगुलेशन एक्ट को हमने ओवररूल किया, तो ये किया जा सकता है।
और दूसरा जो एक भाई ने भी यहाँ उठाया कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता के वगैरह, ये सब दस्तावेज पब्लिक सर्वेंट से अगर जुड़े हैं तो वो आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्रकटन के योग्य हैं। उनको तो बल्कि वेबसाइट पे स्वतः प्रकटन किया जाना चाहिए धारा 4 के। किसी भी आदमी ने जिन भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, भले वो जाति प्रमाण पत्र है या कोई और भी अनुभव का, ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का, किसी भी तरह का प्रमाण, जिन दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त की, वो सारे दस्तावेज किसी भी आदमी को मांगने का अधिकार है और देने योग्य हैं। वो धारा 8 के किसी भी प्रावधान की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि लोक सेवक की नियुक्ति पे जनता का पैसा खर्च होता है। तो नियुक्ति जिस आधार पर दी गई और नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी इस कानून का उद्देश्य है। इसलिए लोक सेवक की स्थिति में ये सारे प्रमाण पत्र पब्लिक किए जाने योग्य हैं। सर मैं इसी पे एक छोटा सा बोल रहा हूँ कि अभी मेरे 50 प्रकरण जो नियुक्ति से संबंधित थे और जाति प्रमाण से थे और फर्जी जाति के थे, उसमें अभी प्रेजेंट में जो मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयोग है, उनने सारे को व्यक्तिगत दस्तावेज करके क्लोज कर दिया। सारे पीडब्ल्यूडी के मामले थे। ये देखिए, उनको अब आप थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सके तो आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए। कोई पैसे की पहले हाई कोर्ट में, पहले वो हाई कोर्ट में ही थे रजिस्ट्रार थे, उसके बाद उनने ऐसा जजमेंट दिया था। सर आम पब्लिक पे इसका क्या इफेक्ट होगा? मतलब आदमी उसमें आपके जजमेंट लगाए थे, माननीय हीरालाल त्रिवेदी साहब के जजमेंट लगाए थे, जिसमें बिल्कुल साफ लिखा था उनने कि नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज ये सभी लगाए थे। ना तो उनने उस एक्ट उसका हवाला दिया, ना किसी चीज का हवाला दिया कि भाई हम इस रूल को नहीं मान रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। उनने सीधे सीधे उठा के 50 पेज का ऑर्डर टाइप किया, जिससे कि आप पढ़ते रहो, कंफ्यूज होते रहो और आपका काम खत्म हो जाए। तो सर देखिए, हमारी कोर्ट में विदिशा के कलेक्टर का केस आया था। विदिशा के एक पत्रकार ने के कलेक्टर के सारे कागजात मांगे थे, जो आपने मांगे हैं उस तरह की नियुक्ति से संबंधित जी। और जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक मंत्रालय भोपाल की लोक सूचना अधिकारी, उन्होंने देने से मना कर दिया। जो आप कह रहे हैं उसी तरह का बहाना बना के धारा 8 के व्यक्तिगत। उसके बाद प्रथम अपील अधिकारी के केस गया, जो सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की है भोपाल में। उन्होंने भी उसकी अपील खारिज कर दी आवेदक की। और जब वो केस हमारी कोर्ट में आया तो हमने साफ वो कलेक्टर खुद उस सुनवाई में हाजिर हुए, जिससे संबंधित मामला था। उनको परपक्ष के तहत प्रथम अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी ने धारा 11 के तहत नोटिस भी दिया था कि आपके बारे में मांगी है, दी जाए या नहीं दी जाए, और उन्होंने मना करना था, वो किया ही। तो हमारे सामने केस आया तो हमने सबसे पहले तो कहा कि लोक सूचना अधिकारी, अपील अधिकारी दोनों की ये बहुत बड़ी कानूनी गलती है कि उन्होंने इसको धारा 11 के तहत इस केस को माना और परपक्ष का, थर्ड पार्टी का अभिमत आमंत्रित किया। जिन डॉक्यूमेंट्स पे नौकरी पाई है वो तो सारे पब्लिक किए जाने योग्य। और जीएडी ने जो सर्कुलर जारी किया है, इस तरह की बात का स्पष्टीकरण है। बल्कि नियुक्ति नहीं, विभागीय पदोन्नति डीपीसी की भी आप जानकारी ले सकते हैं, सर्विस बुक की भी जानकारी ले सकते हैं, और जनहित का कोई कारण विद्यमान है तो वो सब ली जा सकती है। और हमने उसमें आदेश दिया कि इनको कलेक्टर को। सर मैं उसी बात को बोल रहा हूँ सर, आप लोग के आदेश के होने के बाद, हर चीज के होने के बाद, उसके बाद भी अगर राज्य सूचना आयोग इस टाइप का ऑर्डर देगा तो हर आदमी कहाँ तक सर हाई कोर्ट जाएगा? हाई कोर्ट में सर जाने के लिए मिनिमम 10,000 रुपए तो देने पड़ेंगे किसी वकील को। तो ये क्या न्याय से तो हर स्तर पर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। मैं आपको इससे भी बढ़ के उदाहरण बताऊं, हमारे कार्यकाल के दौरान हमारे एक साथी सूचना आयुक्त ने आदेश पारित किया कि क्योंकि आवेदक ने द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी को दंडित करने की मांग की है धारा 7 का उल्लंघन करने के कारण, लेकिन आरटी एक्ट में दंड देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की दंडित करने की मांग अस्वीकार की जाती है। बोलिए आप। पेनाल्टी का प्रोविजन सीधे उसमें कुछ भी नहीं है, किसी को दंडित करने का प्रावधान नहीं है। हमने फिर उनको समझाया, प्रावधान बताया तो उन्होंने इसी बात पे तो सर आता है कि भाई आप 6 महीना तक बोलते हो कि दे रहा हूँ, उसके बाद जब आती है तो मना कर दी जाती है। अभी अगले एक आध कार्यक्रम में हम नेक्स्ट प्रोग्राम तो चाइल्ड राइट्स, आरटीआई एंड चाइल्ड राइट्स पर रखेंगे। इसमें हमारे कुछ जो स्पीकर्स हैं उसमें आएंगे जिनको चाइल्ड राइट्स से संबंधित जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पैन इंडिया, एंड वी विल डिस्कस ऑन दैट। उसके बाद further we will have one meeting about what are the consequences after getting this information। और यदि लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते और जैसे आरटीआई एक्ट को धता बता देते हैं इस तरह से, और आयोग कहता है कि सिर्फ वी कैन ओनली पेनलाइज और कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं,
और बाकी कुछ नहीं करते। लेकिन यदि वो गलत जानकारी देते हैं, झूठी जानकारी देते हैं, इस विषय पर कई सारे हमारे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब साइड के बहुत सारे लोगों ने FIR दर्ज करवाए हैं लोक प्राधिकारी के ऊपर, लोक सूचना अधिकारी के ऊपर। तो हैं हमारे बीच में धर्मवीर राव जी हैं, वो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्होंने चर्चा की थी। तो हमें लगता है कि एक कार्यक्रम हम स्पेशली इसी पर रखेंगे कि ये जो गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये गलत इन्फॉर्मेशन देने के बाद में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कम से कम 20 धाराओं में FIR ऐसे लोगों के ऊपर दर्ज करवाई है। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया कि यार ये तो समथिंग इट्स न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, की मतलब हमें ये पता नहीं था कि इस तरह से अपन कर सकते हैं, क्योंकि बस वही फाइन वाइन तक ही सीमित रह जाता था। तो हम इस पे भी एक डिस्कशन रखेंगे और फिर आप देखिए कि वो पूरा 2 घंटे 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा और वो एक एक FIR के बारे में बताएंगे कि उन्होंने किस तरह का उनका सर्कमस्टेंसेस रहा और कैसे उन्होंने ये काम किया हुआ। तो हमें लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए। और इसके लिए हाँ, इसके लिए तो जैसे राज्य सूचना आयुक्त यदि कोई विशेष राज्य सूचना आयुक्त हैं, वैसे इनको होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये भी चेहरा देख करके ही आदमी का काम करते हैं। जैसे इन्होंने एक सर अभी तक मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मुख्य सूचना आयुक्त उसी को बनाया जाता है जो कि शासन के बोलने पे ऑर्डर देता है। नहीं, वो तो क्या आपको ऑर्डर देना है वो पहले पूछा जाता है, वो क्लियर है, बिल्कुल वो क्लियर है। इसीलिए और इनका इंडिविजुअल भी होता है ना, जैसे हम आपका चेहरा इनको पसंद है तो वो उनको आपको हमें बेहतर निर्णय दे देंगे। और यदि लगेगा कि यार ये फालतू आदमी है, बार बार RTI लगाता है, बहुत सारा RTI लगाता है और उनका दिमाग समझ गया है, तो वो फिर उस तरह से निर्णय देते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने सारे प्रूफ रखे, आपने अमरदीप जी के निर्णय रखे, आपने और फलाने के निर्णय रखे और निर्णय आपने रखे, इस तरह के प्रकरण में जवाब दिया जाता है और आप हमें दिलवाइए जानकारी। उन्होंने नहीं दिया, उसको बता दिया आपके, तो मतलब सीधी सी बात है कि वो कोई ना कोई आपसे पर्सनल या इस तरह से है। हमें लगता है कि किसी भी सूचना आयुक्त को इस तरह से किसी के प्रति ये प्रीऑक्युपाइड एक माइंड नहीं रखना चाहिए, प्रीऑक्युपेशन इस तरह से नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और इसका हमें लगता है कि आपको हर फोरम में कम से कम एक शिकायत तो करनी ही चाहिए, आप और आपके साथी जितने भी लोग करें उन शिकायतों से। क्योंकि शिकायत निवारण व्यवस्था पूरे देश की ऐसी है कि यदि आप PMO और प्रेसिडेंट को भी शिकायत करते हैं तो वो घूम फिर करके उन्हीं सूचना आयुक्त के बाबू के पास आ जाएगी, जहाँ से आपने शिकायत की है, जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहीं पे आ जाएगी। शिवानंद जी, एक चीज हमेशा हम लोग ध्यान रखें कि जो गुनहगार होता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैं निर्दोष, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। क्या जो कानून में जो गुनहगार होता है वो नहीं कहता कि निर्दोष है, मतलब यहाँ पे जो AK सिंह जी इतनी देर से मतलब कार्यवाही पे सवाल की बात कर रहे हैं, आपके पास जो विधि व्यवस्था है आप उसका पूरा जब तक उपयोग नहीं करना सीखेंगे, आप विधि व्यवस्था को ऐसे ही ढीकरा बताते रहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने 1923 एक्ट की बात करी, RTI एक्ट की बात करी और प्रोसीजर की बात करी, लेकिन आपके पास जो रेमेडी है, आप जब तक उसका पूरा प्रॉपर उपयोग नहीं कर लेते तब तक आप किसी भी चीज को धता नहीं बता सकते। अगर इंफॉर्मेशन कमीशन उस तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो आपकी पत्रावली हाईकोर्ट जाने में किसने रोकी है? आप ये नहीं कहेंगे कि ये इतनी महंगी व्यवस्था है, हम क्यों जाएं। हमें अपने अधिकारों को पाना है तो प्रयत्न सब करने होंगे। नहीं देखिए, हाई कोर्ट की बात से हम भी बहुत सहमत नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हर व्यक्ति नहीं जा सकता। देखिए कानून आया है तो क्यों नहीं जा सकता? आप समझो ना, आप शिवानंद द्विवेदी जी समझिए ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान नहीं हमारे संविधान में व्यवस्था लिखी है, हम मानते हैं, लेकिन हम संविधान को इस तरह संविधान के पार्ट 4 में ये व्यवस्था लिखी हुई है। हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है ना। आप नहीं सर, पार्ट 4 में सभी नागरिकों के लिए व्यवस्था लिखी हुई है। कुछ नहीं, ये बताइए सबसे पहले अधिकार है वो उसको जो सूचनाएं हमें 10 रुपए में मिलनी चाहिए, जो सूचनाएं हमें 10 रुपए में मिलनी चाहिए, 2 रुपए पर पन्ने के हिसाब से मिलनी चाहिए, वो सूचना आयुक्तों या PIO या FA द्वारा न दिला करके हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों करें? क्यों हम अग्नि व्यवस्था चाहें? हम केवल इसी पे क्यों न बहस करें कि हमें PIO उपलब्ध कराए? अशोक कुमार जी, इसके लिए बस एक तरीका है, हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में आप लोग इसकी एक टीम बनाइए और इसके लिए आंदोलन करिए ना। आंदोलन के कुछ नहीं होगा। यही माननीय अन्ना राय जी ने भी कही है, निखिल डे सर भी यही बात बोले हैं और यही करना पड़ेगा। बाकी है कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, पूरा वो संविधान की किताब है और कानून इतने अमेंडमेंट हर एक सेशन में हो जाते हैं, समझ रहे हैं, और वो कानून हमारे किसी काम के नहीं। शिवानंद जी नहीं, मुझे लगता है सभी जानकारी, सभी कानून की जानकारी हो चुकी है। नहीं सर, आप समझो ना, ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है और अंडर आर्टिकल 39A
हम जब बात करें तो अंडर आर्टिकल 39A सब प्रोविजो है, तो उसमें तो कोई बहस का कोई उपयोग नहीं होता। जहाँ पर राज्य की जिम्मेदारी है वो विधिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगा तो कराएगा, इट्स ड्यूटी। भाई सीधी सी बात है, सेक्शन 4 की बात आई, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जानकारियां सर्विस नहीं हो रही है, तो जनता को आंदोलन पड़ेगा। जब आर्टिकल 39A में स्पेसिफिक प्रोविजो लिखा हुआ है समान न्याय और निःशुल्क विधि व्यवस्था, तो लिखा हुआ है ना, तो ये महंगे खर्चे की कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, इसमें अगला प्रश्न लेते हैं। विशंबर सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे थे। विशंबर सिंह जी प्लीज गो अहेड। विशंबर सिंह जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आई है? हाँ अब आ रही है। वीडियो भी दिखा दीजिए। आप लोग मुंह छुपाकर मत बैठा करिए, घूंघट तान करके अपनी फेस भी दिखाइए, थोड़ा अच्छा लगता है ना, सब कोई सामने आइए जी। और जितने भी ऑफ है आप लोग कर लिया करिए तो अच्छा लगता है, स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग जुड़े हुए थे। और इसको शेयर करते हैं फेसबुक, यूट्यूब में और तमाम ट्विटर में शेयर करते हैं, मीडिया वालों को देते हैं। मीडिया वाले कहते हैं यार कोई चेहरे ही नहीं दिख रहे, आपके कौन सी फोटो छाप दें, तो थोड़ा आप लोग अपना फेस वगैरह बढ़िया दिखाया करिए। स्वागत है सर। इसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा सर। विशंभर जी पहले प्रश्न पूछिए। सर अब दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पूछिए। आप प्रश्न दिया था, तो प्रश्न ये था कि मैंने आरटीआई मांगी थी 2015 में, तो आयोग ने एक जो आरटीआई देने वाला था उसने गलत सूचना दी, तो उसको जो है दंडित किया 2018 में। और उसको ये कहा कि महीने के अंदर इसको काटा जाए। आपकी आवाज विशंभर जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। और यदि आपने हेडफोन जैक लगाया हुआ है अपने मोबाइल में तो उसको निकाल लीजिए, साथ कहीं फॉल्ट मार रहा है या उसको दुरुस्त कर लीजिए। मैं कर रहा हूं, लगाया ना, इसमें लगा लेता हूं, 1 मिनट रुको, मैं इसमें कान में लगा लूं। हाँ मैं एक अब आ रही मेरी आवाज? हाँ आ रही, बोलिए। अब आई ना? तो सर तो क्या हुआ कि उसने 1 महीने के अंदर जो है उसको उससे 25,000 रुपये वसूलने के लिए बोला गया। तो 2 साल बाद मेरे पास लेटर आता है कि मुझे माफ कर दिया जाए करके। आयोग ने उसके लिए कहा कि आयोग ने लिखा है, मुझे पत्र दिया कि उसको माफ कर दें जो उसको सजा हुई है 2 साल बाद, जबकि 1 महीने के अंदर उसकी रिकवरी के लिए कहा गया था विभाग को कि 1 महीने के अंदर इसकी रिकवरी करें। तो 2 साल बाद माफी का क्या मतलब बनता है? और जबकि क्या आयोग ने एक बार दंडित कर दिया, क्या आयोग उसे अधिकार रखता है माफ करने का? माफ करने का अधिकार आयोग के पास नहीं है। यदि वो गलत है आयोग तो को है होनी चाहिए और उनको फाइन पर डे 250 के हिसाब से लगनी चाहिए। 20(1) और 20(2) का फंडा होता है। 20(1) के तहत जुर्माना लगता है, 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रोसीड की जाती है। तो आयोग माफ करने के लिए तो ठीक है, वो कोर्ट के तौर पे माफ कर सकते हैं, लेकिन वो उनको माफ करके आपको सजा दे रहे हैं, सीधी सी बात है ना भाई। यदि हमने जानकारी मांगी और हमें जानकारी नहीं दिलवाया जा रहा है तो वो हमें सजा दे रहे हैं उनको माफ करके, तो उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, गलत किया है। अच्छा नहीं, 1 महीने के अंदर वसूलने के लिए विभाग को कहा, 2 साल बाद जो है लेटर आ रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? गलत है, वो कंप्लायंस नहीं हुआ उसका, बिल्कुल उसका कंप्लायंस नहीं हुआ, आयोग के आदेश का कंप्लायंस नहीं हुआ। इस पर अब वही बात है, फिर यहाँ पे वकील साहब लोग जुड़े हैं और वही बात घूम फिर के आ जाएगी कि फिर वहां पे जाइए, हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट हम भी कहेंगे लीगल तौर पे, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। ये पूरे देश में यही चल रहा है और आप लोग इसके लिए आंदोलन करिए, आप इसके लिए पत्राचार करिए और मतलब एक ग्रुप बनाइए अपने डिस्ट्रिक्ट पे और जहां भी आप हैं जिस स्टेट पे, और इनके ऊपर प्रेशर बनाइए, प्रेशर ग्रुप बनाइए। आप लोगों को सबको प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा ब्लॉक लेवल से तैयार करके, और इनका दिमाग अभी बनाना पड़ेगा। अभी एक अधिकारी आए थे मैडम के बाहर, तो उन्होंने जो है ना बहुत अच्छी बात कही है कि जो है आयोग में सुझाव दे करके चले गए, तो उनकी बात से मैं सहमत हूँ, है ना। जो उन्होंने कहा कि भाई आयोग की भी अपनी नौकरी, उसका भी जो है अपने वो
नौकरी करते हैं, उसका भी परिवार है, परिवार पालने के लिए जो है वो रोटी रोजी चला रहे हैं। आयोग भी कई बार जो है वो मजबूर होता है कई चीजों में, परंतु सच्चा निर्णय देने में, भ्रष्टाचार को रोकने में तो आयोग ने पीछे, वो आयोग की ड्यूटी है। आयोग को तो बहुत सारी सुविधाएं मिली होती है, आयुक्त को बहुत सारी सुविधाएं मिली होती है, उसको तो अपनी सुविधा का पालन करते हुए उसने। दिसंबर सिंह जी, आयोग का सिर्फ ये काम है कि वो सूचना के अधिकार कानून की रक्षा करे और जो व्यक्ति आरटीआई लगा रहा है उसको वो जानकारी दिलवाए। आयोग का और आयुक्त का मात्र ये काम है बस, इसके अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं है। बीवी बच्चे पालना, अपना परिवार चलाना वो एक दूसरा इशू है, उनके लिए उसको पेमेंट मिलती है लाखों रुपए। एक चीफ सेक्रेटरी के पावर दी जाती है एक आयुक्त को। एक आयुक्त के पास स्टेट की सबसे मैक्सिमम पावर होती है चीफ सेक्रेटरी की, आप समझे आप इस बात को, ठीक है ना। और उनको सिर्फ जानकारी उपलब्ध करवाना चाहिए, और वो जानकारी यदि उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, और इसके लिए आप लोग आंदोलन करिए। दोषी है कोर्ट में तो बाद में जाइए, इसके लिए आंदोलन करिए। नहीं, आंदोलन की एक मिनट एक आरटीआई हो रहा है। मैंने एक रिसर्च किया है, 94 में रिसर्च किया था, और वो रिसर्च जो है वर्ल्ड स्तर पे चल चुका, पूरी दुनिया में चल रहा है। बिजली बनाने का एक उपकरण है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बिजली बनाता है उसमें कोई चीज का खर्चा नहीं आता, ना बैटरी लगती, ना ही कोई सेल लगता, ना ही कोई बाहरी कोई भी ऊर्जा लगती, तो ऑटोमेटिकली बिजली बनाता है। तो वो जो है कोरिया ने जो है उसको जब चलाया, कोरिया ने 2006 के बाद उसने उसको चलाया। तो मैंने आरटीआई में मांगा, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मांगा, तो उन्होंने मेरी आरटीआई का जवाब घुमा फिरा के दिया, सही जवाब नहीं दिया। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं तो फिर आरटीआई का आपने जवाब मांगा, फिर आपने अपील की, प्रथम अपील की, द्वितीय अपील की, फिर अपील की। जब तीसरी अपील की, तो तीसरी अपील में उन्होंने बोला कि आपकी फाइल प्रोसीजर में है और आप जो है यहाँ पर आके मिल भी सकते हैं। फिर मैं वहां पर गया मिलने के लिए, तो मुझे जो है उन्होंने कहा कि गोयल साहब के पास आपकी फाइल है और प्रोसीजर में है। मैंने क्या प्रोसीजर? आपने मुझे यहाँ दिल्ली बुलाया है मंत्रालय में, तो उसका प्रोसीजर में है। मैंने कहा मुझे उनसे मिलवाओ, कि अभी उनके पास मिलने का टाइम नहीं है। मैंने कहा मुझे बुलाया को यहाँ पर, ऐसे उन लोगों ने काम किया। नहीं देखिए, वैसे तो ये प्रोसीजर इसका यह है कि आपने आरटीआई लगाया, जानकारी नहीं मिली तो 30 दिन के बाद आप इसकी प्रथम अपील करेंगे, जो उसका प्रथम अपीली अधिकारी होगा। और फिर प्रथम अपील करने के बाद में यदि जानकारी नहीं मिलती तो अगले 45 डेज के बाद, मैक्सिमम 45 डेज के बाद आप उसकी द्वितीय अपील करेंगे। क्योंकि मामला केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है तो ये केंद्रीय सूचना आयोग में इसकी अपील होगी, और फिर उस अपील में, द्वितीय अपील में इसका निराकरण होगा। और जो यदि अच्छे सूचना आयुक्त आपको मिल गए जो बिल्कुल इम्पार्शियल है और सही निर्णय दे रहे हैं, तो आपको वो जानकारी भी दिलवाएंगे और साथ में उनके ऊपर जुर्माना भी लगाएंगे जिन्होंने आपको जानकारी नहीं दी है। तो क्या आपने इन अपीलीय प्रोसीजर का फॉलो किया? फॉलो किया है, तभी तो उसने तीसरी फाइल में मुझे बुलाया है। आपने कहा आपने तृतीय अपील की है, जबकि सूचना में कोई तृतीय अपील होती ही नहीं है, केवल प्रथम अपील और द्वितीय अपील होती है। उनका मतलब तृतीय अपील से मतलब था कि एक आरटीआई आवेदन, फिर प्रथम अपील और फिर द्वितीय अपील को वो तृतीय समझ रहे। कोई बात नहीं, आपका ठीक है, मतलब यही ना। नहीं, 1 मिनट, अरे नहीं, आप नहीं समझे, नहीं, ये गलत समझ बैठे। मैंने पहली तो सूचना मांगी, दूसरी बार मैंने कहा भाई आपने जो है मुझे सूचना सही नहीं दे रहे हो, आप गलत दे रहे हो, आप दे नहीं रहे हो, तो दूसरे लेटर में भेजा। फिर तीसरी बार मैंने सेंटर में दिया, केंद्रीय सूचना आयोग को दिया। फिर मैंने ये है तीसरी बार में केंद्रीय सूचना आयोग को दिया, तब उन्होंने मुझे वहां बुलाया। केंद्रीय सूचना आयोग ने आपको बुलाया? नहीं, मंत्रालय को लेटर दिया कि भाई आप इनकी सूचना सही दो उनको। तो उन्होंने मुझे लेटर भेज करके बुलाया, मेरे पास लेटर भेजा, फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप यहाँ पे आओ, तो ठीक है, हम आपकी बात को सुनेंगे। मंत्रालय ने, केंद्रीय सूचना आयोग ने आपकी सुनवाई नहीं की और उन्होंने सीधे पत्र जारी कर दिया कि इनको जानकारी दे दो। उनको ये लगा कि आप सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा वहां उनसे मिले, गलत जवाब दिया ना वो मंत्रालय भी। तो वो सूचना आयोग जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसने भी तो गलत दिया। तो मुझे वर्तमान स्थिति क्या है? आप उस जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं? खैर छोड़ो, अब मैं दोबारा से फिर आरटीआई लगा सकता हूँ, लगाना चाह रहा, दोबारा से लगा दीजिए। तो अब मैं उन लेटरों के माध्यम से दोबारा से फिर आरटीआई लगा सकता हूँ, उन लेटर को भी संलग्न कर दूं। हाँ, लगा सकते हैं आप आरटीआई, बिल्कुल लगा सकते हैं,
कि इस सूचना में, मतलब इस लेटर के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग ने आपको जानकारी देने के लिए कहा था। तो मतलब यदि जानकारी जो आपने दी कि नहीं दी, उनसे ये जानकारी मांग लीजिए, तो बता देंगे कि जानकारी दी कि नहीं दी उस लेटर के आदेश के बाद में। तो आप उसके आदेश पर एक RTI लगा दीजिए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। सर नमस्कार सर, मैं चित्रकांत एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ सर। हाँ चित्रकांत जी। सर नमस्कार सर। 1 मिनट, एक और क्वेश्चन है आपके, पहले इनका भी ले लिया जाए। गोविंद पाटीदार जी पूछ लें। जी गोविंद पाटीदार जी बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी मेरे कुछ क्वेश्चन थे। जैसे कि पहले तो मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। पहले तो मैं कल एक तहसीलदार ऑफिसर के पास गया था, तो उनने RTI ऐसे डायरेक्ट लेके गया मैं, तो उनने साफ मना कर दिया कि बोले लिफाफे में भेजो। हालांकि पोस्टमैन ने मेरे को फिर उसके बारे में थोड़ा गाइड किया और पोस्ट ऑफिस के थ्रू मैंने भेज दिया उसको, है ना। और तो ये तो हो गया, पर क्या ऐसा कोई सिस्टम